We will start electrochemistry today. और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर सबसे पहले पूरे यूनिट का एक क्लासिफिकेशन समझ ले तो वो कुछ इस हिसाब से है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें तीन चीज़ मेनली पढ़नी है। सबसे पहले वाला जो सेल है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सारे के सारे सेल प्रेजेंट है, सेल के बारे में पढ़ना है। तो सेल जितने भी है उसमें सबसे पहला वाला जो सेल हमें पढ़ना है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेकंड जो पढ़ना है हमें दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेल। और लास्ट में इन सभी सेल के टाइप्स पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो सेल है उसकी टाइप्स पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ सेल। इस बीच में कुछ कंडक्टिविटी के रिलेटेड कुछ टॉपिक हमें बताए हुए वो भी हमें समझने हैं, बट मेनली ये तीन चीज़ें हैं जिसमें चैप्टर को पूरी तरीके से बाइफ्रिकेट किया हुआ है। सबसे पहला वाला सवाल देखें तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, पूरा डिपार्टमेंट उसी के बारे में समझाया हुआ है। स्टार्टिंग पूरा उसी के बारे में डिस्कशन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्योंकि आप 10-11 में कहीं पे पढ़ चुके होंगे बेटा कि एक बीकर है, उसी में हम लोग जनरली इलेक्ट्रोड्स डेप्थ करते हुए आए हैं अभी तक, और यहीं पर सोल्यूशन भरा हुआ होता था। एंड दैट टाइप ऑफ सेल इट इज़ नोन एज अ इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेल। तो ये प्लेटिंग सेल है, उससे थोड़ा सा अलग पॉइंट हमें समझना है इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सबसे पहला सवाल, अगर सवाल पूछा गया तो इस हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम कहीं पर भी बैटरी यूज नहीं करते हैं। तो यूज़ क्या होता है? सारी की सारी चीज़ें केमिकली, यानी केमिकल्स यूज़ करते हैं, और केमिकल को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इन द सेंस कि हम लोग यहाँ पर कन्वर्जन किस चीज़ का किस चीज़ में कर रहे हैं, तो हम लोग इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं द सेल विच इज कन्वर्टेड chemical energy into the electrical energy। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। होप सो शायद अभी ज़्यादा समझ में ना आया हो, बट समझने की कोशिश करते हैं बाय द फिगर। अगर मान लो कि हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फिगर समझना है तो सबसे पहले ये समझ लो कि इसमें दो अलग अलग बीकर यूज होते हैं। दैट मीन्स दो हाफ सेल। मान लो ये एक बीकर हो गया, ये दूसरा वाला बीकर हो गया, दो अलग अलग बीकर हो गए। एज फॉर एग्जाम्पल अगर इसको नाम देते थे बीकर नंबर ए और ये हो गया बीकर नंबर बी, तो बीकर ए में जिस तरीके का हम सोल्यूशन यहाँ पे पुट कर रहे हैं उसी तरीके का सोल्यूशन जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसमें मेटल आयन जो प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर, उसी टाइप की प्लेट को डेप्थ करने की कोशिश करेंगे। इन द सेंस कि अगर मान लो ये बीकर नंबर ए में ZnSO4 का सोल्यूशन प्रेजेंट है, ZnSO4, तो इसमें जो प्लेट लगाई जाएगी दैट विल बी रिलेटेड विद द जिंक। मतलब जो मेटल आयन प्रेजेंट था उसी की प्लेट हमने इसमें डेप्थ कर दी, जिंक की प्लेट। सेम चीज हम लोग बीकर नंबर बी में भी करेंगे। एज फॉर एग्जांपल बीकर नंबर बी में हमने सोल्यूशन भर दिया हुआ है CuSO4। तो यहां पर अगर मान लीजिए कि ये CuSO4 की प्लेट है, तो CuSO4 की प्लेट अगर है तो वहां पर जो प्लेट डेप्थ करी जाएगी दैट इज कॉपर प्लेट।
ये कॉपर की प्लेट हो गई, बट ये तो दोनों हाफ सेल है, अभी कनेक्ट नहीं है। और आप देख सकते हो कि अभी हमने कोई बैटरी कहीं पर भी यूज़ नहीं करी, सारा केमिकल यूज़ किया हुआ है, इसमें ZnSO4 यूज़ हुआ है और यहाँ पर CuSO4 यूज़ हुआ है। तो अगर दोनों सेल एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक तो कोई रिएक्शन होगी नहीं। सो हाउ टू कनेक्ट दिस सेल, तो उसके लिए जो चीज़ यूज़ होती है यू शेप की ट्यूब, जिसे कहा जाता है शेप वाइज, विच इज़ कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। ये यू शेप की ट्यूब जो यहाँ पर यूज़ होती है विच इज़ कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया जो इन दोनों हाफ सेल को कनेक्ट कराने का काम करता है। लेकिन अभी तो ये खाली कनेक्ट कैसे करेगा, तो ये जो सॉल्ट ब्रिज हम सोच रहे हैं उसके अंदर सॉल्यूशन पुट किया जाता है। क्यों किया जाता है वो थोड़ी देर में समझ रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन जो पुट करते हैं वो डेफिनेटली जेली फॉर्म में होना चाहिए। जेली फॉर्म में इसलिए कि अगर लिक्विड में हुआ तो सारा मिक्सचर हो जाएगा। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज हम ले रहे हैं यहाँ पे, उसमें ये सॉल्यूशन जो है वो भर दिया, भरने के बाद इसको ग्लास वूल से बंद कर दिया। और कौन सा सॉल्यूशन यहाँ पर ले सकते हैं, तो लाइक KCl हो गया, है ना, जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। इनर्ट इन द सेंस वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये KCl जो है इट इज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। और क्यों हमने ये वाला सॉल्यूशन यहाँ पे भरा हुआ है वो भी समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, अब दोनों हाफ सेल अगर कनेक्ट हो गए लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रही है अभी, तो ये जो प्लेट है एनोड और कैथोड, अभी हमें पता नहीं है कि कौन सी एनोड प्लेट है कौन सी कैथोड प्लेट है। वी विल डिसाइड बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ रिएक्शन, यानी जब हम रिएक्शन को स्टडी करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि कौन सी प्लेट पर कौन सी रिएक्शन हो रही है। मान लो कि यहाँ पर सर्किट कंप्लीट कर ली हमने, ये सर्किट कंप्लीट हो गई बाय कॉपर वायर। अगर कॉपर वायर से सर्किट कंप्लीट कर ली तो उसके बीच में हमने ज्वाइन कर दिया यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट, कौन सा, एमीटर लगा के देखते हैं। लेकिन एमीटर लगाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि एमीटर जो शो करेगा वो करंट का वैल्यू शो कर लेगा, कितने एम्पियर है या जो भी है। तो उससे तो कोई बेनिफिट होगा नहीं कि एनोड है या कैथोड, वो तो नहीं समझ में आएगा, वैल्यू सिर्फ हम जान पाएंगे। इवन आप वोल्ट मीटर लगा लो यहाँ पे, अगर वोल्ट मीटर आप ज्वाइन करते हो तब भी कोई फायदा नहीं क्योंकि वोल्ट मीटर जो है वो आपको वोल्टेज वैल्यू फाइंड आउट करके दे देगा। लेकिन एनोड कैथोड इसमें कोई हेल्पफुल नहीं होगा। सो वी विल डिसाइड दैट कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जी जोड़ के देख लिया जाए। अब गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट की डायरेक्शन दे देता है। अगर मान लो करंट की डायरेक्शन ये मिल गई या तो ये मिल गई, तो जो भी करंट की डायरेक्शन होती है, आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो कि सर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उससे उल्टी होती है, ऑपोजिट होती है। एंड दैट इज वाई व्हेन वी आर ट्राई टू कनेक्ट गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर शोज इन दिस डायरेक्शन। ये हमें दिखा दी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, गैल्वेनोमीटर ने जो दिखाई, इन द सेंस करंट उल्टी डायरेक्शन में होगा। तो अगर यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये वाली साइड पे मिल रही है, यहाँ से लेकर यहाँ पर जिंक वाली प्लेट से कैथोड वाली प्लेट पे, तो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो रही है कि सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है और कौन सी वाली प्लेट, कॉपर वाली प्लेट पे जा रहा है। ये कॉपर की प्लेट थी, यहाँ पर ये जिंक की प्लेट थी। जैसा सोल्यूशन वैसी प्लेट, जैसा सोल्यूशन वैसी प्लेट। CuSO4 का सोल्यूशन कॉपर की प्लेट, ZnSO4 का सोल्यूशन Zn की प्लेट। ये हो गया पॉइंट। अब अगर मान लो कि रिएक्शन को ऑब्जर्व किया जाए तो ये हुई कैसे होगी रिएक्शन। तो मान लेते हैं कि ये जो जिंक की प्लेट थी यहाँ पे, यहाँ पर सारे पार्टिकल जिंक के ही थे, सारे पार्टिकल जिंक के थे। मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट जितने भी पार्टिकल थे सर जिंक, लेकिन कौन से फॉर्म में थे, सॉलिड फॉर्म में थे।
और अगर सॉलिड फॉर्म में थे तो जिंक के पार्टिकल के साथ क्या रिएक्शन हुई होगी, तो सर जिंक ने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन फ्री किए एंड कन्वर्टेड इनटू Zn2+, और ये वाला Zn2+ आयन जो है वो सोल्यूशन में चला गया फिर आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में। यानी बीकर ई में कौन सा पार्टिकल निकल के आ रहा है यहाँ पे प्लेट पर से, तो जिंक का पार्टिकल जो कि 2 इलेक्ट्रॉन को फ्री करके सोल्यूशन में ऐड हो रहा है। इट मीन जिंक के साथ कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करी जाए तो हमें पता लगेगा कि Zn जो कि पहले प्लेट पे था, इट मीन्स वो सॉलिड फॉर्म में था, फिर क्या किया उसने सर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, इट मीन्स इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Zn2+ एंड आफ्टर दैट इट्स फिजिकल स्टेट विल बी ऑल्सो चेंज। तो सॉलिड से अब कहाँ पे जा रहा है वो, ये एक्वा फॉर्म में जा रहा है, Zn2+ यहाँ पे जा रहा है, तो ये Zn2+ ये हो गया एक्वा फॉर्म। इट मीन्स यहाँ पर जो रिएक्शन ऑब्जर्व हुई है सर, इस वाली रिएक्शन में तो जिंक क्या कर रहा है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक रहा है, निकाल रहा है, और रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो रहे, बाहर निकल रहे, फ्री हो रहे एलिमेंट से, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, जो टाइटल हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन को फ्री करना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और यहां से पता लगता है कि जहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वो कौन सा कंटेंट होता है एवरी टाइम, एनॉन, इट इज फिक्स। मतलब जहां पर भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई वो एनोड है। तो सामने वाली साइड जो ये कॉपर की प्लेट थी जहां पर ये इलेक्ट्रॉन भाग के जा रहा है, ये जा रहा है। अब एक चीज सोचो कि अगर आपने यहाँ पे CuSO4 का एक्वा सोल्यूशन लिया हुआ है, ये भी एक्वा सोल्यूशन था, तो अगर आपने CuSO4 का एक्वा सोल्यूशन अगर यहाँ पे लिया हुआ है तो उसके अंदर 2 आयन आपको मिलेंगे। कौन कौन से, तो एक तो आपको मिल जाएगा Cu2+ और एक मिल जाएगा आपको SO4 2- बाय आयोनाइजेशन। एंड सेम थिंग विथ बीकर नंबर A, यहां पर भी ऑलरेडी कौन प्रेजेंट होगा, तो यहां पर Zn2+ और SO4 2- प्रेजेंट थे ही ऑलरेडी, ये था। हाँ, ये वाला जो Zn2+ आ रहा है वो एक्स्ट्रा यहां पे ऐड हो रहा है, ये वाला जो Zn2+ आ रहा है यहाँ पे वो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, जो प्लेट पर से निकल के आ रहा है, प्लेट पर से निकल के आ रहा है एक्स्ट्रा वाला। लेकिन सामने वाले बीकर में क्या रिएक्शन होगी, इट मीन्स बीकर नंबर B में, तो बीकर नंबर B में जो रिएक्शन हो रही है वो कुछ ऐसी हो रही है कि सर यहाँ से Cu2+ जो है वो भाग के जा रहा है प्लेट पे, और प्लेट पे जाने के बाद क्या कर रहा है, वेट कर रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन की, वेट इन द सेंस ये कॉपर जो है Cu2+ फॉर्म में गया, 2 इलेक्ट्रॉन को कैच किया, इट मीन्स गेन किया और कन्वर्ट हो गया Cu सॉलिड में। अब सॉलिड में कन्वर्ट होने के बाद तो आप ये देखो, ये डॉट्स जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, इट मीन्स ये कॉपर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होकर इसी प्लेट पे जमा होने लग जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पर कुछ और चीज हो रही है बीकर नंबर B में, मतलब जो आयन यहाँ पे सोल्यूशन में प्रेजेंट था वो अब प्लेट पे जा रहा है, प्लेट पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर कौन सी रिएक्शन ऑब्जर्व हुई कॉपर के साथ में, तो कॉपर के साथ में हम लोग लिख सकते हैं कि सर Cu2+ था विच वॉज इन एक्वा फॉर्म, इट विल गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू Cu सॉलिड फॉर्म। तो अगर Cu सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो सर ये तो रिडक्शन रिएक्शन हो गई। और हमें पता है कि जहां पर रिडक्शन प्रेजेंट होती है या रिडक्शन रिएक्शन ऑब्जर्व होती है, दैट प्लेस इज नोन एज अ कैथोड। तो दोनों रिएक्शन को यहाँ नीचे अच्छे से लिख देते हैं, एनोड और कैथोड, जो कंसीडर हुआ है बेटा बाय द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को देख के हमें इतनी चीजें पता लगी कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। सो नाउ वी ऑब्जर्व एनोड रिएक्शन, एनोड। तो एनोड पे कौन है सर, Zn विच वॉज इन सॉलिड फॉर्म कन्वर्टेड इनटू Zn2+ एक्वा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, और ये वाली कौन सी रिएक्शन हुई है, दैट इज ऑक्सीडेशन। नाउ ऑब्जर्व वन मोर थिंग, कॉपर वाले यानी बीकर B में क्या रिएक्शन हो रही थी, तो सर बीकर B में जो Cu2+ था विच वॉज इन एक्वा फिजिकल स्टेट गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू Cu सॉलिड। कैसे कन्वर्ट हुआ, ये प्लेट पे ही चिपक जा रहा है, फिर यहाँ पे यहीं पे जमा हो रहा है।
तो ये वाली रिएक्शन जो है इसमें तो इलेक्ट्रॉन गेन हुए, इन द सेंस ये तो रिडक्शन है। तो रिडक्शन कहां पर ऑब्जर्व होती है? इन द कैथोड। एंड आफ्टर दैट यहां पर हम लिख सकते हैं सेल रिएक्शन। तो अगर सेल रिएक्शन जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो सेल रिएक्शन में क्या देखा जाता है? तो ये जो गिव्स का एरो दिख रहा है बेटा आपको दोनों रिएक्शन में, तो पहली वाली रिएक्शन में क्या करना है? उसकी राइट हैंड साइड पे देखना है, और दूसरी यानी कि नीचे वाली रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है, और जो इक्वल चीजें हैं उसे कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पर इक्वल चीजें कौन सी दिख रही है सर? ये 2 इलेक्ट्रॉन है, चलो इसको काट देते हैं। ढैंचू ये कट गया, ढैंचू ये भी कट गया। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन कट गए यहाँ से, तो जो भी बची कुची चीज है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो बचा हुआ जो कंटेंट हमारे पास है वो कौन सा है? दैट विल बी Zn सॉलिड। पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला सारा मिलाकर लिख देंगे, पहले सारा लेफ्ट हैंड साइड वाला मिला के लिख देंगे। तो Zn सॉलिड हो गया, प्लस लेफ्ट हैंड साइड में और क्या बचा हुआ है? तो Cu2 प्लस विच इज इन एक्वा फॉर्म नाउ गिव्स सामने वाली साइड पे, तो Zn जो है वो अब कन्वर्ट हो रहा है सामने वाली साइड पे Zn2 प्लस इन एक्वा फॉर्म, और Cu2 प्लस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Cu सॉलिड फॉर्म। और यहाँ पर ये वाली जो रिएक्शन हमने नीचे लिखी हुई इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंबाइनली लिखा हुआ है। इट मीन्स हम इसको कह सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन या तो सेल रिएक्शन भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पर टाइटल आगे लिख देते हैं, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन एट द डाउन साइड। लेकिन अगर सेल को देखा जाए तो सेल में जो रिएक्शन हो रही है बेटा यहाँ पर, उसको अगर ऑब्जर्व किया जाए तो जिंक की प्लेट जो हमने ली थी स्टार्टिंग में, जब उसको पुट किया होगा, जैसे मान लो ये जिंक की प्लेट है, मैंने उसको जब पुट किया होगा तो पहले इसका वेट निकाल लिया हुआ था कि जिंक का वेट जो भी है 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, जो भी आपको मिल रहा है। मान लो 50 ग्राम की प्लेट थी, और कॉपर की जो आपने प्लेट लगाई है उसका भी वेट आपने निकाल लिया हुआ था। तो अगर आप दोनों प्लेट का वेट मेजर करके उसको डेप्थ कर रहे हो, तो आफ्टर रिएक्शन अगर दोनों प्लेट को निकाला जाए, मान लो जिंक की प्लेट निकाल ली आपने, कॉपर की प्लेट निकाल ली, और फिर दोनों को निकालने के बाद जब ऑब्जर्व किया जाएगा तो वेट में क्या डिफरेंस होगा? मान लेते दोनों की 50-50 ग्राम की हमने प्लेट ले रखी हुई थी, तो किस प्लेट में वेट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? व्हाट इज द लॉजिक फॉर दैट? तो सर ये जिंक के पार्टिकल निकल के भाग रहे थे यहाँ से, देखो ये वाला जिंक पार्टिकल निकला, ये भाग गया नीचे, यहाँ जा रहा था ये वाला पार्टिकल, यानी सारे पार्टिकल जिंक के निकल के इसमें कूद रहे थे, यहाँ जा रहे थे, प्लेट पर से यहाँ पे जा रहे थे। इट मीन्स कि जिंक के पार्टिकल्स धीरे धीरे प्लेट पर से कम हो गए थे, और अगर वहाँ प्लेट पर से कम हो गए हैं जिंक के पार्टिकल, इट मीन्स कि जिंक की प्लेट का जो वेट होगा वो डेफिनेटली कम हुआ होगा। लेकिन उससे ऑपोजिट चीज यहाँ पर हो रही थी कॉपर में। कॉपर में क्या हो रहा था? Cu2 प्लस जो था, Cu2 प्लस ये निकल के प्लेट पे जाके यहीं पे चिपक जा रहा था। तो अगर मान लो आपने 50 ग्राम की प्लेट ली थी, तो आफ्टर दैट 52 हो गई, या 51 हो गई, या 50.5 हो गई, या तो 50.8 हो गई, कुछ भी वेट जो इंक्रीमेंट मिलेगा आपको वो कॉपर की प्लेट में मिलेगा, कैथोड वाली साइड पे, क्योंकि वहां पर मेटल इकट्ठी हो रही है, जमा हो रही है उस वाली साइड पे।